ज़िंदगी गुलजार है। राइटर उमर अहमद। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। बिहेव योर सेल्फ। तुम किसी कबाड़ी की दुकान पर नहीं खड़े हो जो इस अंदाज में बात कर रहे हो। पिछले 5 मिनट से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें गोद में लेकर क्लास में बैठा करूँ? मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनके लहजे में आने वाली तब्दीली ने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। आप मेरे प्रोफेसर हैं और कुछ नहीं। तो आज से पहले आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? सिर्फ इस एक लड़की के लिए आप मुझे ये कह रहे हैं? अगर मैंने आपको सिर्फ एक प्रोफेसर ही समझा होता तो कभी आपके रवैये की शिकायत करने ना आता, क्योंकि किसी भी टीचर के अच्छे या बुरे रवैये का मेरी ज़ात पर कोई असर नहीं होता और ना ही मुझे इनसे कोई तवक्का है। मगर बात तो आपकी हो रही है, सिर्फ आपकी। बैठ जाओ ज़ारून, ज़्यादा जज्बाती मत बनो। मेरी लंबी तकरीर के जवाब में उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा था, मैं तब तक यहाँ नहीं बैठूंगा जब तक आप अपना रवैया नहीं बदलते। बैठ जाओ और ज़्यादा ड्रामा मत करो। इस बार उन्होंने मुझे झिड़क दिया और मैं खामोशी से कुर्सी खींचकर इनके सामने बैठ गया। देखो ज़ारून, तुम मुझे जिस कदर अजीज़ हो कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए नहीं कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त के बेटे हो, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम शुरू से ही मेरे बहुत करीब रहे हो। मेरा अपना कोई बेटा नहीं है और मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा ही समझा है। मैं अगर इस किस्म का रवैया तुम्हारे साथ रख रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तुम अपने आप पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तनकीद बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी तुम्हें तारीफ़ की ज़रूरत ही क्या है? तुम जिस हद तक मुकम्मल हो तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन कश्यप को तारीफ़ की ज़रूरत है। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन वो बहुत सी मुश्किलात का मुकाबला करते हुए यहाँ पर रही है। इसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन वो इस बात से बेखबर है। थोड़ी सी हौसला अफजाई से संवार सकती है। मैं चाहता हूँ वो अपनी सारी तवज्जो तालीम पर ही रखे, यहाँ के हराम माहौल की भेंट ना चढ़े। वो बहुत मासूम है, पता है कभी कभार वो मुझे एक नन्हे से चिकन की तरह लगती है। वो नन्हा सा चिकन नहीं, चिकन पॉक्स है। आपने इसे बोलते देखा है? ऐसे बात कर रही थी जैसे मुझे तो 10 साल पहले फांसी दे देनी चाहिए थी। मैं सारी ब्रार की बात पर गुस्सा से तलमला उठा, लेकिन वो हंसने लगे। तुम पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं होता, तुम नाकाबिले इस्लाह हो। आइंदा इस किस्म की फजूल बातों के लिए मेरे पास मत आना। मैं अगरचा काफ़ी नाराज़ होकर इनके पास से आया था, लेकिन इनकी बातों ने मुझे मेरे काम की बात बता दी थी। सारी ब्रार ये समझते हैं कि वो एक बड़ी मासूम और पाकबाज लड़की है जिसे अभी तक कॉलेज की हवा तक नहीं लगी। हालांकि इन्हें ये समझ लेना चाहिए कि इसे अभी आए कॉलेज में ज़्यादा देर नहीं हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी कॉलेज के रंग में रंग जाएगी, क्योंकि ना तो वो कोई फरिश्ता है और ना आसमान से नाजिल हुई है। और मैं इसकी इमेज को इस तरह खराब कर दूंगा कि इसकी मासूमियत का तासुर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं देखूंगा कि सरबरार इसे कितनी अहमियत देते हैं। आज तक मैंने किसी आम शक्ल सूरत के साथ अफेयर नहीं चलाया, अब मेरा ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो मेरा सबसे आसान शिकार साबित होगी, क्योंकि इस जैसे मिडिल क्लास लड़कियाँ तो हम जैसे लड़कों की चंद मुस्कुराहटों से ही मुतासिर हो जाती हैं, और हमारी तरफ से मिलने वाले चंद तहाइफ इन्हें इस गलतफहमी में मुब्तला कर देते हैं कि हम इनके इश्क में गिरफ्तार हो गए हैं और शादी करके अपर क्लास में ले जाएंगे। मुझे भी देखना है कि मिडिल क्लास की ये लड़की मेरी पेशकदमी पर किस कदर मजाकमत कर सकती है। आखिर तो वो फंस ही जाएगी, ये तो मैं जानता ही हूँ। 26 फरवरी। मेरी समझ में नहीं आता कि ये ज़ारून में मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों होता जा रहा है। इसका रवैया मेरे साथ एवरेज से ज़्यादा है, और ऐसे रवैये बहुत जल्द स्कैंडल्स की सूरत में सामने आ जाते हैं, और वो तो वैसे भी इन मामलात में मशहूर है। पूरे कॉलेज में इसका अफेयर्स का चर्चा है, और इसकी इन मेहरबानियों से मेरा इमेज भी तबाह हो जाएगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे कैसे रोकूं। इसके रवैये में ये तब्दीली इस दिन के बाद से आई है जब सारी प्रार की क्लास में इससे मेरी बहस हुई थी। इस वाक़ये के दूसरे दिन इसने मुझसे माजरत की थी और मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो इसे अपने रवैये का एहसास तो हुआ। लेकिन मेरी छठी इसने मुझे खबरदार किया था कि अब मुझे किसी नई मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन कॉलेज में वो बहुत अक्खर और खुरदरा मशहूर है। इसके बारे में कहा जाता है वो किसी ऐरे गहरे को घास नहीं डालता और ना ही किसी से माजरत करता फिरता है। लेकिन मैं तो अब इससे तंग आ गई हूँ। वो कॉलेज में कहीं भी मुझे देखे तो विश किए बगैर नहीं गुजरता। क्लास में भी अब वो मुझसे इख्तलाफ नहीं करता और मेरी जान अजाब में है, क्योंकि ये सब लोगों की नज़रों में आ रहा है। कल फरजाना ने भी मुझसे यही कहा था, कश्यप ज़ारून आजकल तुम पर बहुत मेहरबान हो रहा है, वरना पहले तो तुम दोनों की आपस में बनती नहीं थी। इसकी इस बात पर एक लम्हा के लिए तो मैं चकरा कर रह गई थी, लेकिन बज़ाहिर बड़ी लापरवाही से मैंने कहा, फरजाना मुझे इसकी मेहरबानी या बरहमी से कोई गर्ज नहीं है। अगर वो पहले की तरह क्लास में अहमकाना बातें करेगा तो फिर इख्तलाफ करूँगी, और मैं नहीं समझती कि वो अब मुझ पर मेहरबान है। मेरे ख्याल में वो अब नॉर्मल है, पहले वो अब नॉर्मल था। मैं क्लास को कभी भी ग्रुप्स में बांटना नहीं चाहती थी, लेकिन वो यही चाहता था। मुझे यहाँ सिर्फ 2 साल गुजारने हैं। 1 साल तो तकरीबन गुजर ही गया है और दूसरा भी गुजर जाएगा, और इन 2 सालों के बाद मुझे इनमें से किसी का सामना नहीं करना है।
मैं अपनी बात मुकम्मल करके कमरे से निकल गई थी। मैं जानती थी ये सारी बातें ज़रून तक ज़रूर पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो इन्हीं के ग्रुप में होती थी और मैं चाहती भी यही थी कि वो ये बातें ज़रून को ज़रूर बता दे, क्योंकि मैं वाकई अब इसके रवैये से बहुत खौफज़दा हो गई हूँ। क्योंकि चंद दिन पहले सर इब्रान ने भी पूछ लिया था कि अब आप दोनों पहले की तरह बहस क्यों नहीं करते। इस वक्त तो मैंने इन्हें यह कहकर टाल दिया था, सर इख्तलाफी पॉइंट सामने आए तो बहस भी की जाए। फजूल की बहस तो मैं किसी के साथ नहीं करती, लेकिन मैं ये सोचकर और परेशान हो गई थी कि ये तब्दीली सर इब्रान ने भी नोट कर ली है, और अब अगर कॉलेज में हम दोनों के बारे में कोई अफवाह फैलेगी तो वो फ़ौरन यकीन कर लेंगे, और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि वो मुझसे बदगुमान हो। वो मुझसे इतनी शफकत से पेश आते हैं कि मैं तो इनकी बदगुमानी बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगी। कल मैं इनकी क्लास में देर से पहुंची थी, क्योंकि मेरे सर में सुबह से दर्द हो रहा था, और पहली 2 क्लासेस अटेंड करने के बाद तो दर्द की शिद्दत में भी और इजाफा हो गया था। मैंने सोचा अगर चाय के साथ एक टैबलेट ले लूँ तो आराम आ जाएगा, लेकिन चाय पीने और डिपार्टमेंट तक वापस आते हुए मुझे इतनी देर हो गई थी कि सर इब्रार क्लास में पहुंच चुके थे। सर इब्रार लेट आने वाले को बिल्कुल माफ़ नहीं करते, और इस मामले में ज़रून जैसे चहीते स्टूडेंट का भी इनके हाथों हशर होते हुए देख चुकी थी। अभी इसी शशोपंज में थी कि क्लास में जाऊं या ना जाऊं कि सर इब्रार ने मुझे दरवाजे में खड़ा देख लिया। फिर शायद इन्हें मेरा उड़ा हुआ रंग देखकर इन्हें तरस आ गया। कश्यप अंदर आ जाइए, आप आज कुछ लेट हो गई है। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, और मैं सीट की तलाश में इधर उधर देखने लगी। सर इब्रार ने खुद ही मेरी मुश्किल को हल करते हुए कहा, यहाँ बैठ जाइए। ज़रूर के बराबर सीट पर। इनकी आफत पर मेरा रंग दोबारा फक हो गया था। सर यहाँ? सर इब्रान ने कुछ हैरान होकर मुझे देखा। जी यहाँ, वो कोई जिन भूत तो नहीं है जो आपको खा जाएगा। आप बैठ जाइए। लेकिन मुझे फिर विशेषोपन में मुब्तला देखकर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, घबरा क्यों नहीं है, भाई है आपका। ज़ारून, बहन को जगह दें। इनकी बात पर क्लास में हल्की सी खिलखिलाहटें उभरी थी। ज़रूर ने इस चेयर पर से अपनी किताबें उठा ली थी, और मैं वहाँ जाकर बैठ गई थी। फिर लेक्चर नोट करते वक्त मेरा कलम चलते चलते रुकने लगा था। मैंने 2-3 बार इसे पेपर पर घसीटा, मगर वो नहीं चला। इससे पहले कि मैं अपना बैग से दूसरा पेन निकालती, ज़रूर ने अपनी फाइल में से एक पेन निकाल कर मेरी फाइल पर रख दिया था। मैंने चौंक कर इसे देखा, मगर वो लिखने में मसरूफ़ था। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर इसके दिए हुए कलम से लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि सर इब्रार बहुत तेज़ी से बोलते जा रहे थे। लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैंने शुक्रिया के साथ इसे पेन लौटा दिया था, लेकिन जितनी देर वो पेन मेरे हाथ में रहा मैं अजीब से एहसासात का शिकार हो रही थी। वो पेन बहुत कीमती था और बहुत खूबसूरत लिखाई कर रहा था। मेरे कागज़ पर बाल पॉइंट से लिखे गए अल्फाज इससे लिखे गए अल्फाजों की निस्बत बहुत कमतर और घटिया नज़र आ रहे थे, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह। ये तो सिर्फ ज़रून जैसे लोग ही हैं जो ऐसे पेन अफोर्ड कर सकते हैं, हम जैसे नहीं। क्या कभी ऐसा होगा कि मैं भी ऐसे कलम खरीद पाऊंगी? यकीनन नहीं, क्योंकि मैं इतनी खुशकिस्मत नहीं हूँ, और खुशियाँ और ख्वाहिशें सिर्फ खुशकिस्मत लोगों की पूरी होती हैं। 27 फरवरी कल एक अजीब बात हुई। वो कश्यप मुर्तज़ा मेरे पास बैठी थी। मुझे काफ़ी दिनों से सर इब्रार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इनका रवैया कश्यप के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा था। इसे हर किस्म की राय देते रहते हैं। कल वो क्लास में लेट आई थी। सर इब्रार ने ना सिर्फ इसे कुछ कहा नहीं, बल्कि क्लास में आने की इजाज़त भी दे दी। और अगर कभी मैं या कोई और क्लास में लेट आए तो वो क़यामत उठा देते हैं। लेकिन मेरा सारा गुस्सा इस वक्त ख़त्म हो गया था जब उन्होंने इसे मेरे बराबर वाली चेयर पर बैठने के लिए कहा। वो चेयर मैंने उसामा के लिए रखी थी, क्योंकि वो इंग्लिश डिपार्टमेंट किसी से मिलने के लिए गया था, लेकिन इसके वापस आने से पहले ही सर इब्रार आ गए थे। फिर वो नहीं आया, क्योंकि लेट आने पर सर इब्रार से इंसल्ट करवाने से बेहतर है कि बंदा क्लास में आए ही ना। सर इब्रार के कहने पर भी वो मेरे पास आकर नहीं बैठी। फिर जब सर इब्रार ने मुझसे कहा, ज़रून बहन को जगह दे दो, तो मेरे साथ साथ वो भी मुस्कुराई थी। मैंने समा की चेयर से किताबें उठा ली और वो वहाँ आकर बैठ गई थी। हैरानकुन बात यह है कि मेरे इस कदर करीब बैठने पर भी वो नर्वस नहीं थी, वरना अक्सर लड़कियाँ मेरे पास बैठने पर नर्वस हो जाती हैं, और कुछ नहीं तो लेक्चर नोट करते हुए इनके हाथ ही कांपते रहते हैं। और मैं हमेशा इनकी घबराहट को इंजॉय करता हूँ, लेकिन इसके हाथों में लर्जिश नहीं थी, बहुत सादा हाथ थे। इसके किसी किस्म की आराइश के बगैर लेक्चर नोट करते हुए इसका बॉल पॉइंट रुकने लगा था। मैं चूंकि इसकी तरफ मुतवज्जा था, इसलिए ये बात मेरी नज़र में आ गई थी। मैंने अपना पेन निकालकर इसे दे दिया था, जिसे लेक्चर ख़त्म होने के बाद इसने शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। बगैर मुझे देखे ये मुस्कुराए। मैं इस वक्त का मुंतज़िर हूँ जब कश्यप मुर्तज़ा मुझे अब की तरह नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। वो मेरे ख्वाले से ख्वाब देखेगी और मेरे बगैर अपने वजूद को दूरा महसूस करेगी, और वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 24 अक्टूबर। आज मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और कल मैं घर जाऊंगी। हालांकि मेरा दिल घर जाने को नहीं चाहता, क्योंकि इस घर में इतनी परेशानियां और डिप्रेशन है कि वहाँ कोई भी सुकून से नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी मुझे वहाँ जाना है। हालांकि वहाँ से आने के बाद बहुत दिनों तक मैं रात को ठीक तरह से सो नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं अपने बहन भाइयों से कतई ताल्लुक़ तो नहीं कर सकती।
कतई ताल्लुक भी तो नहीं कर सकती। इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कैसे कर सकती हूँ? मुझे एक दफ़ा फिर वहीं घसे पटे लेक्चर इनके सामने दोहराने पड़ेंगे, जिन्हें दोहराते दोहराते मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं जब भी ये सोचती हूँ कि मेरी बहनें तलीम को इतने सरसरी अंदाज में क्यों लेती हैं, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं वो इस कदर लापरवाह क्यों हैं कि अपनी जिम्मेदारियां महसूस नहीं करती, अपने घर की खस्ताहाली इन्हें नहीं उकसाती कि वो पढ़ें ताकि घर का बोझ शेयर कर सकें। इनकी लापरवाही मेरी परेशानी और खौफ में इजाफा ही करती जा रही हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे अकेले ही ना सिर्फ घर की कफालत करनी होगी बल्कि इनकी शादियाँ भी करनी होगी और भाइयों को भी किसी काबिल बनाना होगा। अगर मेरी बहनें तलीम में कुछ अच्छी होती तो मुझे काफ़ी तसल्ली रहती कि हम मिलकर घर का बोझ उठा लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भाई अभी इतने छोटे हैं कि इनके हवाले से भी मैं कोई ख्वाब नहीं देख सकती। अगर खुदा ने मेरे कंधों पर इतनी जिम्मेदारियाँ डालनी थी तो क्या ये बेहतर ना होता कि वो मुझे एक मर्द बनाता, फिर बहुत सी ऐसी मुश्किलात का सामना मुझे ना करना पड़ता जिनका सामना अब करना पड़ता है। लेकिन खुदा मुझे कोई आसानी क्यों देता? इसने तो बस मेरी किस्मत में मुश्किलात ही रखी हैं। मुझे हमेशा इस बात पर हैरत होती है कि मेरी बहनें इस कदर मुतमिन क्यों हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसने इन्हें इस कदर मुतमिन रखा है कि वो मेहनत ना भी करें तब भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे इनके इस इत्मीनान पर गुस्सा आता है, मगर कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि इनका भी क्या कसूर है। सारे लोग मेरी तरह पागल तो नहीं हो सकते और ना ही अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट सकते हैं। वो इस उम्र में है जब हर चमकती चीज़ सोना लगती है, जब कोई परेशानी भी इंसान को परेशान नहीं करती। फिर वो मेरे रिश्तेदारों के बच्चों को देखती हैं और वही चीज़ें चाहती हैं जो इनके पास हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो इन्हें कभी हासिल नहीं कर पाएंगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं कभी पहली औलाद ना होती, मेरी जगह कोई और होता। मैं भी अपने बहन भाइयों की तरह बेपरवाह होती, फिर मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। ये सबसे बड़ी औलाद भी इसे हर परेशानी अपने माँ बाप के साथ शेयर करनी पड़ती हैं। ये सबसे बड़ी औलाद भी इसे हर परेशानी अपने माँ बाप के साथ शेयर करना पड़ती है। वो ना करना चाहे तब भी बाप से तवक्का कर ही नहीं सकते और माँ से करे तो क्या करे। ज़िंदगी वाकई फजूल होती है। पता नहीं लोग इससे मोहब्बत कैसे करते हैं। क्या हमारे घर में भी कोई एक भी ऐसा नहीं जिसके दम से सब कुछ संवर जाता? क्या हमारे घर में कोई एक भी ऐसा नहीं जिसके दम से सब कुछ संवर जाता, सब कुछ ठीक हो जाता? कि इस घर के लोग इतने गुनाहगार हैं कि खुदा भी इनकी कोई दुआ नहीं सुनता, और जो हमसे इतना बेखबर है, क्या वो वाकई खुदा है? 24 अक्टूबर आज आखिरी पेपर था और मैं इतना थक चुका हूँ कि कराते ही सो गया। ये पेपर्स भी बंदे को बस हला कर रख देते हैं। खैर, मास्टर्स का एक साल तो ख़त्म हुआ और अगला साल मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि फाइनल सेमेस्टर होगा। एक लंबा सिलसिला है स्टडीज़ का। खैर, एक पहाड़ तो सर हुआ। पिछले एक माह से पेपर्स में इतना मसरूफ़ हूँ कि डायरी भी नहीं लिख पाया और आज सोकर उठते ही डायरी को हाथ में लिया तो अजीब सी तसल्ली हुई है। अब 2-4 दिन तो अय्याशी करूँगा। जाहिर है इतनी मेहनत के बाद ये तो मेरा हक बनता है। फिर वही किताबें होंगी और हम अब डैडी गुड बाय। बातें बहुत हैं लेकिन फिर करूँगा क्योंकि अभी मुझे डिनर के लिए नीचे जाना है। फिर डिनर के बाद अच्छी सी कॉफ़ी और शानदार फिल्म। सो आज काफ़ी मसरूफ़ रहूँगा। 26 जनवरी। पता नहीं ये ज़रून जनेद अपने आप को क्या समझता है। अगर आपके पास दौलत है तो क्या इसका मतलब ये है कि आप जब चाहें दूसरों के जज्बात का ख्याल किए बगैर इनकी इज्जत नफ्स मजरूह करते रहेंगे? मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो सिर्फ अपना रुपया दिखाने और दूसरों को इनकी औकात जितलाने के लिए इन्हें तोहफे देते हैं ताकि वो आपसे मुतासिर हो जाएं, आपके आगे पीछे फिरें और आप वक्तन फ़वक्तन तरस खाकर अपनी अनायात इन पर तोहफ़ों की सूरत में नाजिल करें। मुझे तरस और बीक दोनों ही से नफरत है। अगर यही सब मुझे करना होता तो अपनी तलीमी अखराजात के लिए मेहनत करना गवारा ना करती बल्कि अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाती। लेकिन जब इस वक्त मैंने बीक कबूल नहीं की तो अब कैसे कर लूँगी? आज कॉलेज में सर कदीर की क्लास अटेंड करने के बाद इनका लेक्चर ठीक करने के लिए लॉन में चली गई थी। मैंने लेक्चर को भी पढ़ना शुरू ही किया था कि जवार वहाँ आ गया। इसकी आमद मेरे लिए खिलाफ तवक्का थी क्योंकि वो कभी इस तरह अकेला मेरे पास नहीं आया था। एक्सक्यूज़ मी मिस कश्यप, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? इसने आते ही कहा था। नहीं, आपको कोई काम है मुझसे? मैंने फाइल बंद करके इससे कहा। नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं, बस मैं आपको ये देना चाहता था। इसने 2 मुख्तलिफ साइज़ के पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये क्या है? मैंने पैकेट पकड़े बगैर इससे पूछा। आप खुद खोल कर देख लीजिए। आप खुद अगर बता दें कि इनमें क्या है तो ठीक है, वरना मैं इन्हें नहीं खोलूंगी। इसे शायद मेरी तरफ से ऐसे कोई जवाब की तवक्का नहीं थी, इसलिए कुछ देर तक वो खामोश ही रहा। फिर इसने कहा, मैं चंद दिनों के लिए हांगकांग गया था। वापसी पर अपने दोस्तों के लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। इस पैकेट में आपके लिए चंद किताबें और पेन हैं और इसमें कुछ चॉकलेट्स। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने दोस्तों के लिए तोहफे लाते हैं, लेकिन मैं ना तो आपकी दोस्त हूँ और ना ही मैं किसी से तोहफे लेती हूँ। मैंने ये कहकर दोबारा अपनी फाइल खोल ली। आप मुझे दोस्त क्यों नहीं समझती? इसने यकदम पंचों के बल बैठते हुए मुझसे पूछा। मैं आपको तो क्या यहाँ किसी को भी अपना दोस्त नहीं समझती क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, दोस्तियाँ करने नहीं। मुझे उम्मीद थी कि इतने रूखे जवाब पर तो वो चला ही जाएगा।
मगर वो फिर भी वहीं रहा। कश्यप, मैं इसके बदले में आपसे कोई गिफ्ट नहीं मांगूंगा। जब मैं आपका गिफ्ट ले ही नहीं रही तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे अब इस पर गुस्सा आने लगा था। अब मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मुझे अफसोस है कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो, मगर मैं नहीं समझती कि किसी से तोहफा ना लेना इसकी तौहीन हो सकता है। और फिर आप आखिर क्या सोचकर मेरे लिए ये तोहफा लेकर आई हैं? मेरा लहजा बदतदरीज तलख हो रहा था। ओके, आप ये चॉकलेट्स तो ले लें, ये तो मैंने पूरी क्लास को ही दी हैं। मैं जानती हूँ कि मैं ऐसी चॉकलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आप इन्हें लेने पर इसरार करके मेरी हैसियत जतलाएं? आपने मेरी बात का गलत मतलब लिया। वो मेरी बात पर कुछ परेशान नज़र आया। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी बात का मतलब गलत समझी हूँ तो, लेकिन इस वक्त आप अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने ये कहकर सामने रखे पेपर्स को पढ़ना शुरू कर दिया। वो चंद लम्हों के बाद उठकर वहाँ से चला गया था। पता नहीं वो ये तोहफा देकर क्या साबित करना चाहता था। क्या वो ये जानना चाहता था कि वो क्या खरीद सकता है और मैं क्या खरीद सकती हूँ? मगर मैं तो ये सब पहले ही जानती हूँ, फिर मुझे जितलाने की क्या ज़रूरत थी? मगर शायद जिन लोगों के पास दौलत होती है इन्हें यह हक हासिल होता है कि वो शो ऑफ करें। पता नहीं इन्हें कभी एहसास क्यों नहीं होता कि वो मेरे जैसे कितने लोगों की ख्वाहिशात की स्लीबों तले दफन करने का बस बनते हैं, हम जो समझौतों की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। 6 जनवरी। जिन चंद लोगों के बारे में मेरे अंदाजे अक्सर गलत होते रहते हैं, इनमें कशफ मुर्तज़ा भी शामिल हैं। हर रोज़ इसका एक नया रूप मेरे सामने आता है। कभी बहुत खौफसदा, कभी खौफसदा कर देने वाली, कभी बहुत बोल्ड और कभी बहुत बुज़दिल। इसने अपने अंदर और बाहर दीवारें खड़ी कर रखी हैं, लेकिन ये दीवारें कभी इस जैसी मिडिल क्लास लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। अगर आपको तहसीर करना आता हो तो कोई भी लड़की नाकाबिल तकसीर नहीं होती। वो भी नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं इसे भी शिकस्त दे लूँगा। बस कुछ इंतज़ार की ज़रूरत है और वो मैं कर सकता हूँ। 11 अप्रैल। आज मैं बहुत थक गई हूँ। पता नहीं बाज़ दफ़ा ऐसा क्यों होता है कि आप थक जाते हैं। हालांकि आपने ना तो जिस्मानी मशक्क़त की होती है और ना ज़हनी, फिर भी ज़िंदगी बेकार लगती है। अपना वजूद बोझ लगता है। मेरे जैसे लोगों के लिए हर दिन एक जैसा होता है। हाँ, बाज़ दिन ज़्यादा बुरे होते हैं और बाज़ कुछ काम। ज़िंदगी में आने वाली हर मुसीबत पर मैं सोचा करती थी कि शायद ये आखिरी मुसीबत है और इससे बड़ी मुसीबत मुझ पर नहीं आ सकती। लेकिन वो सब ठीक नहीं था। जितनी ज़िल्लत आज मैंने महसूस की है दोबारा कभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे पहले ही दिन ज़रूर अच्छा नहीं लगा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे इससे कोई नुकसान पहुँचेगा, और आज ऐसा ही हुआ है। आज मैं काफ़ी जल्दी कॉलेज चली गई थी क्योंकि मुझे कुछ नोट्स बनाने थे और मैंने सोचा कि लाइब्रेरी से कुछ किताबें इशू करवा कर ये काम कर लूँगी। सो मैंने लाइब्रेरी से कुछ किताबें इशू करवाई और वापस से कोने में बैठकर अपना काम करने लगी। इस काम को आज ही ख़त्म करने के लिए मैंने शुरू किया। चंद क्लासेस भी मिस की और इस वक्त मैं अपनी फ़ाइल में कुछ पॉइंट्स का इजाफा कर रही थी जब मैंने ज़रून को अपने ग्रुप के साथ बातें करते हुए करीब ही सुना। वो शेल्फ के दूसरी तरफ थे। मैं अपना काम तकरीबन ख़त्म कर चुकी थी, इसलिए इनकी बातों से डिस्टर्ब नहीं हुई, बल्कि गैर अरादी तौर पर इनकी बातें सुनने लगी। ये इंग्लिश डिपार्टमेंट की नगमा आजकल बड़े साथ साथ होती है तुम्हारे। खैर तो है। ये स्मारा की आवाज़ थी और मैं जवाब की मुंतज़िर थी कि ये सवाल इसने किससे किया है। कम ऑन यार, तुम्हें तो ख्वाब में भी मेरे साथ लड़कियाँ ही नज़र आती हैं। अब बंदा यूनिवर्सिटी में मुंह पर टेप लगाकर तो नहीं फिर सकता। जब कोई एजुकेशन है तो हेलो हाय तो होती ही रहती है। मैंने ज़रून की आवाज़ को पहचान लिया। खैर, बात सिर्फ हेलो हाय ही रहे तो ठीक है, मगर तुम हेलो हाय पर भी लंच की दावत देने से नहीं चूकते। कल मैंने तुम्हें इसके साथ पीसी में देखा है, तो इससे क्या होता है? मैं सिर्फ कल ही नहीं परसों भी वहाँ इसके साथ गया था। आखिर ये किस किताब में लिखा है कि आप किसी लड़की के साथ लंच पर नहीं जा सकते? ज़रून की आवाज़ झुंझलाई हुई थी। छोड़ो यार, तुम किन फजूल बातों में लग गए हो? क्या यहाँ तुम लड़ने के लिए आए हो? इस बार फ़रूक बोला था। मैं लड़ नहीं रहा, बात क्लियर कर रहा हूँ। नगमा के पास बहुत अच्छी किताबें हैं और वो CSS की तैयारी भी कर रही है। मुझे इससे थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है और बस अब वो मेरी इतनी मदद कर रही है, और मैंने अगर इसे होटल में लंच करवा दिया तो तुम्हारा को क्यों त्रास हो रहा है? चलो, नगमा तो तुम्हारी मदद कर रही है, मगर ये कश्यप तुम्हारी कौन सी मदद कर रही है जो तुम इस तरह इसके आगे पीछे फिर रहे हो? मैं स्मारा के मुंह से अपना नाम सुनकर बेचैन हो गई थी। वो स्मारा की बात पर हंसने लगा था। चलो, अब तुम कश्यप से भी जेलस होना शुरू हो गई हो। कम ऑन यार, मैं इसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बन नहीं रही, और तुम्हें ख्वाह मख्वाह गलती मैं किसी गलतफहमी का और तुम्हें ख्वाह मख्वाह गलतफहमी मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ, ना ही मैं जेलस हो रही हूँ। तुम तो कहा करते थे कि कश्यप जैसी लड़कियों से तुम बात करना भी पसंद नहीं करते। अफेयर चलाना तो दूर की बात है, और अब इसे सलाम करते फिर रहे हो। इसके पास से बात किए बगैर गुजर जाना ये तो नामुमकिन है, और फिर भी तुम कह रही हो कि मैं गलत फहमी का शिकार हो रही हूँ। वो मैं बिल्कुल साकित हो गई थी। असमान के लहजे में मेरे लिए बहुत तलखी थी। मैंने कब कहा कि मेरा रवैया इसके साथ नहीं बदला है? हाँ, बदल गया है, लेकिन सिर्फ किसी खास मकसद के तहत, वरना मैं इस जैसी लड़की के बारे में अब भी वही ख्यालात रखता हूँ जो पहले रखता था। मैं तो बस ये चाहता
हूँ कि वो कॉलेज में मेरी वजह से बदनाम हो जाए। जितनी नेक नाम वो बनती है, मैं बस वो नेक नामी ख़त्म करना चाहता हूँ, और ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस पर आशिक हो गया हूँ, इससे शादी वादी का इरादा रखता हूँ? नहीं यार, ऐसा नहीं है। कश्यप जैसी लड़कियाँ हमारे लिए सिर्फ तफरी होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो बस सरिब्रार को दिखाना चाहता हूँ कि वो भी आम सी लड़की है, इसमें कोई सरखाब के पर नहीं लगे हैं, और इस जैसी लड़कियाँ भी कभी भी नाकाबिले तस्कीन नहीं होती। बस इन्हें फंसाने में कुछ वक्त लगता है, मगर ज़रूर इसका रवैया तो अभी भी वैसा ही है। इसके रवैये में तो कोई तब्दीली नहीं आई। उसामा ने कहा, वो अपनी कीमत बढ़ा रही है। मैंने कहा ना, इन मिडिल क्लास लड़कियों को फंसाने में वक्त लगता है, मगर बिला आखिर वो फंस जाती है। अच्छा, अगर वो तुम्हारी प्लानिंग समझ गई और तुम्हारे जाल में ना फंसी तो उसामा वो मेरी चाल को कभी नहीं समझ पाएगी। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब तुम इसे ये सब बता दो, और तुम ऐसा नहीं करोगे और वो मेरे जाल में फंसेगी। क्यों नहीं? मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी इन जैसी लड़कियों को तलाश होती है। अमीर हूँ, खूबसूरत हूँ, ब्राइट फ्यूचर है, एक ऊंची फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और कश्यप जैसी लड़कियाँ मेरे जैसे लड़कों के ही तो पीछे फिरती हैं, इस आस में कि इनसे शादी कर लेंगे और वो हमें जीना बनाकर अपर क्लास में आ जाएंगी। बहुत खुशदिली से कहा गया। इसका एक एक लफ्ज़ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था, और वो सब हंस रहे थे। और असमारा इससे कह रही थी, ज़रूर अगर तुम इससे फ्लर्ट करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें डिनर दूंगी, वरना तुम देना। एक औरत दूसरी औरत को शिकार बनाने के लिए एक मर्द को तरगीब दे रही थी। लाइब्रेरी में बैठा हुआ कोई शख्स ये नहीं जानता था कि जिस कश्यप की बात वो कर रहे थे वो मैं थी, मगर मुझे लग रहा था जैसे वहाँ मौजूद हर शख्स मुझे ही देख रहा था, मुझे ही पर हंस रहा था। फिर मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई थी। मैं खुद को सब कुछ करते देख रही थी, मगर रोक नहीं सकती थी, ऐसे जैसे मैं कोई दूसरी लड़की थी। मैंने अपनी फाइल बंद की, किताबें उठाई और लाइब्रेरियन को जाकर वापस कर दी। फिर मैं शेल्फ के इस तरफ आई थी जहाँ वो बैठे थे। वो सब अब किताबें खोले कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा। ज़रूर अपनी फाइल खोले कुछ लिख रहा था, और फिर इसने सर उठाकर फ़रूक से कुछ कहा। तभी फ़रूक की नज़र मुझ पर पड़ी थी। कश्यप, आप बेख्तियार, इसने कहा था। फिर इनका पूरा ग्रुप मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया था, मगर मैं सिर्फ ज़रून को देख रही थी, जो मेरे यकदम सामने आने पर हैरान नज़र आ रहा था। मैं आहिस्ता से चलती हुई इसके मुकाबिल खड़ी हो गई। फिर मैंने इसके सामने रखे हुए पेपर्स उठाए, इन्हें फाड़ा और पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर दे मारा। वो यकदम अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। इसके चेहरे का सारा इत्मीनान रुखसत हो गया था। ये क्या बदतमीज़ी है? ये तुम जैसे लोगों के साथ बिल्कुल मुनासिब सलूक है। बदतमीज़ी इन्हें लगनी चाहिए जिन्हें खुद कोई तमीज़ हो, और तुम इन लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं हो। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब वही है जो तुम अच्छी तरह समझ रहे हो। मुझे हैरत थी कि मैं बड़े सुकून से इससे मुखातिब थी। मेरे हाथ पाँव में कोई लर्जिश थी, ना आवाज़ में कपकपाहट। तुमने मेरे पेपर्स क्यों फाड़े हैं? मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारी हैसियत मेरे नज़दीक इन पेपरों के बराबर भी नहीं है। तुम किस कदर गैर रहम और छोटे आदमी हो, मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ। और वो लड़कियाँ होंगी जो तुम्हारी तफरीह का सामान करती होंगी, और वो भी और होंगी जो तुम्हारे आगे पीछे फिरती होंगी, मगर मैं इनमें से नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आती हूँ, तुम जैसों को फांसने के लिए नहीं। और तुम्हें अपने बारे में क्या खुशफहमी है? क्या है तुम्हारे पास कि खुद को अनदाता समझने लगे हो? जिन चीज़ों को चंद लम्हों पहले गनवा रहे थे, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने बारे में तुम्हारे ख्यालात जानकर मुझे कोई खैरत नहीं हुई। वो तब होती जब तुम मेरे बारे में या किसी औरत के बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार करते, मगर तुम्हारा कसूर नहीं है। ये इस तरबियत का कसूर है जो तुम्हें दी गई है। ये इस रवैये का असर है जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कमाते हैं। हैरानगी तो तब होती है जब तुम जैसे लोगों में कोई शरीफ हो, किसी का किरदार अच्छा हो, और तुम्हारे बदकरदार होने में तो मुझे कोई शुबा नहीं रहा था। मैं शायद और बोलती, मगर इसके ज़ोरदार थप्पड़ ने मुझे खामोश करवा दिया था। एक लम्हा के लिए मैं साकित हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने लोगों के सामने मुझ पर हाथ उठा सकता है। उसामा और फ़रूक इसे खींच कर पीछे कर रहे थे, और वो खुद को इनकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे, और वो चीख चीख कर कह रहा था, उसामा छोड़ो मुझे, ये खुद को समझती क्या है? इसने मुझे बदकारदार कहा है, मैं इसे बताऊंगा इसकी औकात क्या है। वो दोनों इसे पीछे धकेल रहे थे। फ़रूक इससे कह रहा था, बैठ जाओ ज़रून, तमाशा ना बनाओ, कूल डाउन यार। तुम्हें क्या हो गया है? जो बात है हम अभी क्लियर कर लेते हैं। जो जैसा है इसे वैसा कहो, तो वो इसी तरह चलाता रहे जैसे तुम चला रहे हो। चोर को चोर कहो तो इससे तकलीफ तो होगी। मुझे हैरत थी कि मैं इससे खौफज़दा नहीं थी। मेरी बात पर फिर वो भड़क उठा था। उसामा इसे मजबूती से जकड़े हुए था और वो चला रहा था, उसामा मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। फ़रूक ने मुझसे कहा था, कश्यप आप यहाँ से चली जाइए। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी थी। तुमने मुझे इसलिए मारा है क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसकी बिना पर तुम किसी पर भी हाथ उठा सकते हो, और मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोक पाई कि मेरे पास आज कुछ भी नहीं
नहीं है, मगर मैं इस वक्त का इंतज़ार करूँगी जब मेरे पास भी इतनी ताकत आ जाएगी कि मैं तुम्हें इससे भी ज़ोरदार थप्पड़ मार सकूँ। तुम मारोगी मुझे। तुम औकात क्या है तुम्हारी? मिडिल क्लास की एक लड़की जिसके माँ बाप के पास इतने रुपए नहीं कि वो उसकी तलीमी अखराजात उठा ले, जिसके चेहरे पर कोई दूसरी निगाह डालना पसंद नहीं करता, मामूली हसीयत की एक मामूली लड़की। अगर मैं मामूली हूँ तो मेरा नाम क्यों लेते हो, जिक्र भी क्यों करते हो? इस कॉलेज में बहुत सी मेरी जैसी लड़कियाँ हैं, तुम्हारे को तो मामूली नहीं कहते, और अगर मुझे ही मामूली कहते हो तो इसका मतलब है कि मैं मामूली नहीं हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं गरीब हूँ। ये शर्म की बात नहीं है कि आपके पास तालीम हासिल करने के लिए रुपये ना हो, आपके पास अच्छा खाने अच्छा पहनने के लिए ना हो। शर्म की बात यह है कि आप बदकार हो, आप लोगों को तकलीफ पहुँचाते हो, आपको किसी की इज्जत करना ना आता हो। काबिल शर्म चीज़ें ये हैं, गुर्बत कोई काबिल शर्म चीज़ नहीं है। तुमने कहा था कि कोई लड़की नाकाबिल तस्कीन नहीं है, तुम्हारा वास्ता इन जैसी लड़कियों से पड़ता है। मैंने स्मारा की तरफ इशारा किया था। हाँ, ये वाकई तस्खीर की जा सकती है, मगर मेरी जैसी लड़कियां तुमने कभी देखी ही नहीं है। मैं कश्यप मुर्तज़ा नाकाबिल तस्खीर हूँ। तुम्हारे जैसे लोग आते जाते रहते हैं, मेरे जैसे लोग हमेशा रहते हैं। तुमने कहा था कि अगर ये मुझसे फ्लर्ट करने में कामयाब हुआ तो तुम इसे डिनर दोगी, और ये शर्त तुम मुझसे लगाओ, अगर ये मुझसे फ्लर्ट करने में कामयाब हुआ तो मैं तुम्हें डिनर दूंगी। मैंने स्मारा से कहा था, और वह बड़क उठी थी। शट अप, मैं तुम्हारे साथ बात करना अपनी इंसल्ट समझती हूँ। कितनी हुद्दार हो तुम, कितनी बुलंद हो तुम, मेरे साथ बात करते हुए तुम्हारी इंसल्ट होती है, मेरे बारे में बात करते हुए नहीं। इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। फिर मैं मज़ीद किसी से कुछ कहे बगैर सीधी हॉस्टल आ गई थी। पहले छोटी छोटी बातों पर मुझे रोना आ जाता था, मगर आज तो मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं आया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं अब रोना चाहती भी नहीं हूँ। मेरे आंसुओं से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? कौन सा अर्श खिल जाएगा? क्या फ़ायदा होता है ऐसे आंसुओं का जिससे किसी का दिल मोम ना हो, दिमाग कायल। फिर से वो तोड़ फोड़ मेरे अंदर शुरू हो गई है, जिसे मैं बड़ी मुश्किल से रोक पाई थी। मैंने इससे झूठ बोला था कि इसकी कोई चीज़ मुझे मुतासिर नहीं करती, और दौलत मेरे लिए गैर अहम है। हाँ, वो सब मुझे अच्छा लगता है जो इनके पास है, मगर क्या करूँ मैं? ये चीज़ें इनसे छीन नहीं सकती हूँ। फिर झूठ बोलने में क्या हर्ज है? मुझे अभी तक अपने गाल पर दर्द हो रहा है, और मैं इस अज़ियत को कभी नहीं भूल सकती, ना भूलना चाहूँगी। आज फिर मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, इसे मेरी परवाह नहीं है। ऐसे जैसे मुझे इसने नहीं किसी और ने बनाया है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? मैं जानती हूँ, मगर फिर भी वो मुझसे नाराज़ है और नाराज़ ही रहता है। अगर मुझे यकीन होता कि इसे मुझसे मोहब्बत है तो शायद ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं लगती, मगर इसने मेरे नसीब में सिर्फ ज़िल्लतें लिख दी हैं, और वो मुझे सिर्फ ज़िल्लत देना चाहता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दूँ, चिल्लाऊँ, खूब ज़ोर से चिल्लाऊँ, इसे बताऊँ कि वो मुझे कितनी तकलीफ़ पहुँचा रहा है। मगर मैं 11 सितंबर, आज मैं बहुत परेशान हूँ, और कोई चीज़ भी मेरी परेशानी दूर करने में नाकाम रही है। बात चेहरे इंसान को कितना धोखा देते हैं। आप इन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि ये बेज़रर हैं, इनसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता, और फिर हमें सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं से पहुँचता है। क्या कभी कोई सोच सकता था कि बज़ाहिर खामोश और सर्द नज़र आने वाली इस लड़की के अंदर कितनी आग है? वो इस तरह बोल सकती है। वो मुझे एक आतिशफशा की तरह लगी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो वहाँ लाइब्रेरी में मौजूद होगी। एक तूफ़ान की तरह आई थी और वो मुझे खला कर चली गई थी। पूरी लाइब्रेरी में इसने मुझे तमाशा बना दिया था। इसने मुझे बदकारदार कहा था, और अगर उसामा और फ़रूक मुझे ना पकड़ते तो मैं इसे जान से ही मार देता। उसामा और फ़रूक मुझे वहाँ से सीधा गल लाए थे और देर तक मेरा गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते रहे। मुझे खैरत थी कि वो कश्यप की तरफदारी कर रहे थे और सारा कसूर मेरे सर डाल रहे थे। सही मायनों में आस्तीन के सांप हैं। वो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इन दोनों को भी शूट कर दूं। मेरे दिल से अभी तक कश्यप के खिलाफ गुस्सा और नफरत ख़त्म नहीं हुई। इसने मेरे साथ जो किया है वो कभी नहीं बुला सकता, भूलना चाहूँ तब भी नहीं। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा कश्यप, और मेरी याददाश्त में रहना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। काश मैं तुम्हें जान से मार सकता। 18 अप्रैल, आज पूरे एक हफ्ते के बाद मैं कॉलेज गई थी। इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि इस वाक़या के फ़ौरन बाद कॉलेज जा सकूं। पूरा हफ्ता मैं डायरी नहीं लिख पाई। लिखने को था भी क्या, सिर्फ आंसू। एक हफ्ता पहले मैंने सोचा था कि मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ, मगर ऐसा नहीं था। डायरी लिखने तक मैं गुस्सा और शाक में थी, और जब अपने एहसासात को समझ पाई तो बेख्तियार रोने लगी थी। मैं हॉस्टल की छत पर चली गई और ख़ुद को वहाँ से नीचे फेंक देना चाहती थी। मौत का तस्वुर मुझे बहुत तस्कीन पहुंचा रहा था, लेकिन मैं खुद को मान नहीं सकी। बहुत से चेहरे और आवाज़ें मेरे कदमों से लिपट गई थी। मेरे माँ बाप, बहन भाइयों के चेहरे, इनकी उम्मीदें, इनके ख्वाब, इनकी आरज़ुएं, सब ने मुझे जकड़ लिया था, और मैं रुक गई थी। मुझे कोई हक नहीं था कि मैं इनके ख्वाबों को छीनूं, इन्हें रोन डालूं। फिर मैं वहाँ बैठकर रोती रही थी। इन 7 दिनों में मैंने कुछ और नहीं किया। हर चीज़ जैसे ख़त्म हो गई थी। अब दोबारा से मुझे खुद को जोड़ना है, जिंदा रहना है इन लोगों के लिए जो मुझ पर इन्हिसार करते हैं। और आज खुद पर जबर करते हुए मैं कॉलेज चली ही गई थी। डिपार्टमेंट की तरफ जाते मैंने ज़रून के ग्रुप को देख लिया था। वो सब किसी बात को
बुलंद आवाज़ में डिस्कस कर रहे थे और वो हंस रहे थे। मैं इनसे अभी कुछ दूर थी और पहली दफ़ा मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मुझे इन लोगों के करीब से गुजरकर क्लास में जाना था और मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा था। एक लम्हा को मेरा दिल चाहा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैं कब तक और किस किस से भागती। सामना तो मुझे करना ही था। बड़ी खामोशी से मैंने इनके पास से गुजरी थी। मुझे देखने के बाद वो भी बिल्कुल चुप हो गए थे और यही खामोशी मेरी क्लास में दाखिल होते ही वहाँ छा गई थी। अपने इस्तकबाल से मैं समझ गई थी कि लाइब्रेरी का वाक़या इन लोगों के इल्म में आ चुका है। ज़ाहिर है ये बात छुप नहीं सकती थी। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि कोई टीचर मुझसे इस वाक़या के बारे में बात ना करे और सारी क्लासेस मामूल के मुताबिक होती रही थी। टीचर्स ने मेरी गैर हाज़िरी के बारे में ज़रूर पूछा, मगर और कुछ दरियाफ्त नहीं किया। लेकिन सरबराह ने मुझे देखते ही पूछा था, आप इतने दिन कहाँ थी? पता नहीं इनका लहजा सख्त था या सिर्फ मुझे ही लगा। सर, मुझे कुछ काम था। मैंने वही जुमला दोहराया और जो मैं सुबह से दोहरा रही थी। क्या काम था आपको? सर, मुझे कुछ नोट्स बनाने थे। मैंने एक और झूठ बोला। आप और ज़रूर इस पीरियड के बाद मेरे ऑफिस में आइए। उन्होंने वो बात कही थी जिससे मैं बचना चाह रही थी। अगली 2 क्लासेस लेने के बाद मैं इनके ऑफिस चली गई थी। हाँ, वहाँ वो पहले ही मौजूद था। सर इमरान मुझे देखकर अपनी टेबल के सामने पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा किया था। आओ कश्यप, बैठो यहाँ पर। मैं खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। इस दिन लाइब्रेरी में क्या हुआ था? उन्होंने बगैर किसी तमहीद के पूछा था। किस दिन सर? मैंने लापरवाही जाहिर करने की कोशिश की थी। इस दिन, जिस दिन के बाद से आप कॉलेज नहीं आ रही। इस दफ़ा इनका लहजा खासा सख्त था। सर, कुछ नहीं हुआ था। मुझे इनके चेहरे पर हैरानी नजर आई थी। शायद वो मुझसे इस जवाब की तवक्का नहीं कर रहे थे। अगर कुछ नहीं हुआ था तो इसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा था? वो शायद अब दो टोक बात करना चाहते थे। ये सवाल आपको थप्पड़ मारने वाले से करना चाहिए। वो कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने ज़ारून की जानिब रुख कर लिया। तुमने इस पर हाथ क्यों उठाया था? इसने मुझे बदकिरदार कहा था और ये सुनकर मैं इसे मेडल देने से तो रहा। तुम बताओ, तुमने ऐसी बात क्यों कही? मुझे इनके लहजे से बहुत तकलीफ पहुंच रही थी। वो बदकिरदार है, इसलिए मैंने इसे ऐसा कहा था। आप यहाँ पढ़ने आती हैं या दूसरों के बारे में नतीजा निकालने? दूसरों के बारे में बात करने का हक आपको किसने दिया है? अगर ये बात वो आपके बारे में कही तो शर्म आनी चाहिए आपको। वो एकदम मुझ पर बरस पड़े थे। मुझे अपने कहे पर कोई अफसोस नहीं है। मैं अब यही कहूँगी कि ये एक बदकिरदार शख्स है। इनके गुस्से की परवाह किए बगैर मैंने अपनी बात पूरी की थी। मुझे अफसोस है कि तुम मेरे स्टूडेंट्स में शामिल हो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत अंदाजे लगाता रहा। तुम्हें तो उस्ताद से बात करने की तहजीब नहीं है। मैं समझा था कि शायद ज़रूर ने गलती की है और इसे माजरत करना चाहिए, मगर माजरत तो तुम्हें करना चाहिए। मेरा ख्याल था कि तुम एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो, तुम्हारी अच्छी तरबियत हुई है, मगर तुमने मेरे इस अंदाजे को गलत साबित कर दिया। इन सब तारीफ़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई मेरी अच्छी तरबियत नहीं हुई, इसलिए कि मेरे ख़ानदान के पास पैसा नहीं था। इनके ख़ानदान के पास पैसा था, सो इन्होंने इसकी बहुत आला तरबियत की। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। ये जितना बकरदार है वो भी जानते हैं। आपने कभी इसके अफेयर से इस पर बास पुर्स नहीं की। आज इसे बदकरदार कहने पर आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या मैंने इसे ऐसा क्यों कहा? ये सब कुछ ना होता अगर मैं इसके साथ फिरने वाली लड़कियों की कतार में शामिल हो जाती, फिर सब कुछ ठीक रहता। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने फ्लर्ट होने से इनकार किया है और मुझे अपनी इस गलती पर कोई अफसोस है, ना पछतावा। आपको मुझे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ चंद माह की तो बात है। जहाँ तक इस शख्स का ताल्लुक है तो मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है, ना इज़्ज़त। अगर मैं अखलाकी एतबार से इसकी तरह गिरी हुई होती तो इसके लिए कोई ज़्यादा ख़राब लफ्ज़ इस्तेमाल करती। फिर सर इब्रार के रद्दमल का इंतज़ार किए बगैर मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई थी। मैं क्यों सफाइयाँ देती इन्हें जब मेरा कोई कसूर नहीं था? फिर सर इब्रार के रद्दमल का इंतज़ार किए बगैर मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वो मुझे बुरा समझेंगे तो समझते रहिए। आखिर पहले कौन यहाँ मेरा मदाह है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि वो भी मुझे बुरा समझे। जब अल्लाह की नज़र में मैं बुरी हूँ तो दुनिया की नज़र में अच्छा बनकर क्या करना है? 18 अप्रैल। पता नहीं मेरे सारे दिन एक जैसे क्यों होते जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से भरपूर। आज फिर मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा है और उसकी वजह वही है। आज इस वाक़ये के बाद वो पहली बार कॉलेज आई थी। हम लोग इस वक्त डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर खड़े बातें कर रहे थे जब वो नज़र आती थी। सर झुकाए बड़ी खामोशी से वो हमारे पास से गुजरी थी। सर इब्रान ने इस वाक़या के दूसरे दिन ही मुझसे इस बारे में बात की थी। मैंने इन्हें बता दिया था कि इसने मुझे बदकिरदार कहा था, मगर इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो बगैर किसी वजह के ऐसी कोई बात कर सकती है। मैंने इनसे कह दिया था कि जब वो कॉलेज आए तो वो खुद इससे पूछ लें, और आज सर इब्रान ने इसे देखते ही अपने कमरे में बुलवाया था। मैं खूब सदा था कि वो सर इब्रान को सारी बात बता देगी, लेकिन इसने जिस तरह बात की थी, इसके अंदाज ने मुझे और ज़्यादा खूब सदा कर दिया था। इसने कुछ ना बताते हुए भी सब कुछ बता दिया था। इसके जाते ही सर इब्रान ने मुझसे कहा था, तुमने इसे क्या कहा था जो इसने तुम्हें बदकिरदार कहा? सर, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। इसे गलतफहमी हो गई थी। मैंने झूठ बोलना ज़रूरी समझा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि इतनी बड़ी बात बगैर वजह के नहीं, कोई लड़की इतनी बड़ी बात बगैर वजह के नहीं कह सकती, और फिर वो भी कश्यप जैसी लड़की। नहीं, इसे कोई गलतफहमी नहीं हुई होगी। तुमने ज़रूर इसे कुछ कहा होगा। सर इब्रार का लहजा बहुत खुश था। हाँ, मैंने इसके बारे में कुछ रिमार्क्स दिए थे, लेकिन इसके सामने नहीं। पहल मैंने
बहरहाल नहीं की थी। मैंने अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की। क्या रिमार्क्स दिए थे तुमने? सर इब्रार के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी और पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरे अल्फाज इस कदर भी बेज़ुबान नहीं थी मैं इन्हें सर इब्रार के सामने दोहरा पाता। सर ये ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी की गैर मौजूदगी में इसके बारे में कुछ कहें तो हमारा वाकई वही मतलब हो। बाज़ बातें हम वैसे भी कर देते हैं दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए, मगर ज़रूरी नहीं कि हम वाकई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैंने असल बात बताने से पहले थोड़ा झूठ बोलना ज़रूरी समझा और फिर इन्हें सेंसर के साथ सारी बात बता गया और यकीनन इस सारी बकवास का कुछ हिस्सा होगा। सारी बात बताने की हिम्मत तो तुम कभी नहीं कर सकते। मैं इनकी बात पर सर नहीं उठा सका और यकीनन इस सारी बकवास का कुछ हिस्सा होगा। सारी बात बताने की हिम्मत तो तुम कभी नहीं कर सकते। मैं इनकी बात पर सर नहीं उठा सका। फिर तुम्हें लफ्ज़ बदकरदार गाली क्यों लगा? इस सारी बकवास के बाद तुम अपने आप के लिए कौन सी इज्जत और लक़ब चाहते थे? मेरा ख्याल था कि तुम्हारे सारे अफेयर्स इन्हीं लड़कियों तक महदूद हैं जो खुद भी कॉलेज में एंजॉयमेंट के लिए आती हैं, मगर तुम इस हद तक गिर चुकी हो ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुमने इसे थप्पड़ मारा। थप्पड़ तो इसे तुम्हारे मुंह पर मारना चाहिए था। तुम औरत की इज्जत करना तक भूल गए हो। अपने दोस्तों में बैठकर तुम ऐसी बातें करते हो, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। इनका हर लफ्ज़ मेरी शर्मिंदगी के बोझ में इजाफा कर रहा था। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं अपनी चेयर पर से उठा और इनके करीब कारपेट पर पंजों के बल बैठ गया। आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मगर ये मेरी पहली गलती थी। क्या आप मुझे एक चांस नहीं देंगे? तुमने मुझे इतना सदमा पहुंचाया है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने आज तक तुमसे तुम्हारे अफेयर्स के बारे में इसलिए बात नहीं की क्योंकि कोई गलत बात मुझ तक नहीं पहुंची और फिर तुमने अपनी स्टडीज़ के मामले में भी लापरवाही नहीं बरती, मगर तुमने मेरे इत्मीनान को ठेस पहुंचाई है। मैंने हमेशा तुम्हें बेटे की तरह चाहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो मैं कभी इस सिलसिले में बात ना करता, मगर तुम्हारी बात और है। मुझसे माजरत करके क्या होगा? तुम्हें इससे माजरत करना चाहिए जिसके साथ तुमने ये सब किया है। इनके आखिरी जुमले पर मेरी बहाल होती हुई सांसें दोबारा रुकने लगी थी। सर क्या ये ज़रूरी है? मैंने बहुत बेबस होकर इनसे कहा था। बेहद ज़रूरी है। इनका नरम पड़ता हुआ लहजा दोबारा सख्त हो गया था और मैंने मजबूरन हामी भर ली। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इससे कैसे माजरत करूँगा, इससे जिससे मैं नफरत करता हूँ। मैं इससे कैसे कहूँगा कि मुझे अपने किए पर अफसोस है, हालांकि मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं इस सारे तमाशे में मुझे क्या मिला है? मैं इससे फ्लर्ट नहीं कर पाया। सर इब्रार के सामने इसका इमेज ख़राब करते करते मैं अपना इमेज ख़राब कर बैठा हूँ। कॉलेज में बदनाम हो गया हूँ। कोई एक शिकस्त है जो इसने मुझे दी है? एक बात तो तय है कि मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। हर गुजरते दिन के साथ मेरी नफरत में इजाफा हो रहा है। शायद मुझे इसे इतनी अहमियत देनी ही नहीं चाहिए थी। मैं अपना वक्त ज़ाया करता रहा हूँ और ये एहसास मुझे देर से हुआ है। 13 अगस्त कॉलेज से फ्री होने में बहुत थोड़ा अरसा रह गया है और फिर मुझे अमली ज़िंदगी का आगाज़ करना होगा। ये सोचकर ही मुझे वहशत होती है कि मुझे वापस अपने घर जाना होगा और जब तक कोई जॉब नहीं मिलती वही मकीद रहना होगा, वहीं इस घर में जिससे मुझे मोहब्बत नहीं है, वहाँ की किसी चीज़ से भी मुझे अपनायत नहीं है। पर अभी तो मुझे फाइनल सेमेस्टर का मरहला तय करना है। ज़रूर मुझसे माजरत करने के बाद कॉलेज से गायब हो गया था और मैं बहुत मुतमिन थी, मगर अब वो फिर से कॉलेज आने लगा है और मेरी सारी खुशी रुखसत हो गई है। मैं खौफजदा हूँ कि कहीं वो फिर पहले जैसी हरकत ना करे। कितना मुश्किल होता है हम जैसे लोगों का इज्जत से रहना, मगर मुझे अपने और अपने ख़ानदान के लिए इज़्ज़त हासिल करना है हर कीमत पर। और ये इज़्ज़त मुझे किसी के साथ नेकी करके नहीं मिलेगी। इज़्ज़त सिर्फ रुपये से मिलती है। दूसरे लोग शायद नेकी करके इनके बदले इज़्ज़त की ख्वाहिश करें और हो सकता है खुदा इन्हें इज़्ज़त दे भी दे, मगर मुझे किसी नेकी के बदले में खुदा नई आजमाइश तो दे सकता है, इज़्ज़त नहीं। अगर खुदा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता तो मैं भी किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करूँगी। यहाँ जो लोग गुनाह करते हैं सिर्फ वही ऐश और मज़े कर रहे हैं। नेकी करने वाले तो सिर्फ दिक्के खाते हैं और मैं अब दिक्के नहीं खाना चाहती। 27 अक्टूबर, आज से मेरी आज़ादी और बेफिक्री के दिन शुरू हो रहे हैं। कल CSS का आखिरी पेपर था और आज मैं दोपहर तक सोता रहा हूँ और अब उठने के बाद मैं खुद को बिल्कुल आज़ाद और मुतमिन महसूस कर रहा हूँ। अभी मुझे इंटरव्यू क्वालिफाई करना है और फिर फाइनल ईयर के पेपर्स भी देने हैं, मगर अब मैं इनके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा CSS का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए, तभी मैं अपनी मर्ज़ी के डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ। पिछले 2 माह से मैं कॉलेज को तो जैसे भूल ही गया था और अब कल से फिर वहाँ जाना शुरू कर दूँगा और आज मैं कॉलेज को बहुत मिस कर रहा हूँ। वहाँ की हर चीज़ मुझे याद आ रही है। खता के कशफ भी अच्छा ही हुआ कि मैंने माजरत कर ली। गलती वाकई मेरी ही थी और पता नहीं क्यों मेरा दिल इसे देखने को चाह रहा है। हालांकि मैं जानता हूँ कि जब मैं कॉलेज जाना शुरू करूँगा तो वो मुझे देखेगी भी नहीं और अगर मैं इससे बात करने की कोशिश करूँगा तो वो शायद भाग ही जाए, मगर फिर भी आज मैं इतना खुश हूँ कि मुझे इस पर भी गुस्सा नहीं आया। 22 दिसंबर,
सो आज मेरा तलीमी दौर ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी का ये बाब भी मुकम्मल हो गया है और अब मुझे अमली ज़िंदगी में कदम रखना है। आगे क्या होगा मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मुझे कोई खुशफहमी है अपने मुस्तकबिल के बारे में। पुरउम्मीद वही होता है जिसके पास रुपया हो, और मेरे जैसे लोगों का मुस्तकबिल तो हमेशा ही गैर महफूज होता है। कल मैं अपने शहर वापस चली जाऊंगी। अगर एक नज़र कॉलेज के दौर पर डालूँ तो हैरत होती है कि ये तलखियों बड़ा दौर कितनी जल्दी गुजर गया। इस अरसा के दौरान मुझे कोई दोस्त नहीं मिला। हाँ, दुश्मनों की तादाद में ज़रूर इजाफा हुआ है। ये मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाए, बस मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। अभी एक तवील सफ़र मुझे तय करना है और मैं जानती हूँ मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगी। आज मैंने एक नज़म पढ़ी थी, इसकी सिर्फ एक लाइन मुझे अच्छी लगी। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। मेरे दिल को छू लिया था। इस लाइन ने कितना अच्छा होता कि मैं भी अपने आप को कभी ये कहकर तसल्ली दे पाती, मगर मेरी परेशानियाँ चंद रोज़ा नहीं है। मुझे अभी बहुत जदोजहद करना है। कभी तो सिर्फ सोचकर ही थकन होने लगती है। मुझे अपनी बहनों के बढ़ते हुए कद से खौफ आता है। मेरे माँ बाप के चेहरे पर पहले से ज़्यादा बुरे हो गए हैं और अभी तक हमारे हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। अगर अल्लाह ने मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां डाली थी तो फिर इसको चाहिए था कि वो मुझे ये यकीन भी देता कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, फिर शायद ज़िंदगी मुझे इतनी मुश्किल ना लगती। मगर इसने कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं की। क्या मैं सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं लगती कि मेरे पास दौलत नहीं है? क्या अल्लाह भी इंसानों में तफरीक करता है? मैं आज फिर परेशान हूँ और ये कोई नई बात नहीं है। 8 अगस्त। कभी कभी मैं अपनी मौजूदगी से बोर होने लगता हूँ। कहाँ मैं लाहौर जैसे हंगामा खेज शहर का रहने वाला और कहाँ ये इस्लामाबाद जैसा फॉर्मल शहर। मेरे लिए यहाँ कोई इंजॉयमेंट, कोई थ्रिल नहीं है। कभी कभी मुख्तलिफ सफारतखानों में होने वाले फंक्शंस में चला जाता हूँ, मगर ये फंक्शंस भी इतने फॉर्मल होते हैं कि मेरा दिल वहाँ से भागने को चाहता है। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी पोस्टिंग किसी दूसरे मुल्क में हो जाए ताकि मैं अपनी जॉब इंजॉय कर सकूँ। अगले साल मेरी पोस्टिंग किसी दूसरे मुल्क में हो ही जाएगी, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया डिस्क पर काम करते मुझे 1 साल हो गया है। फॉरेन सर्विस मेरा ख्वाब था और मुझे खुशी है कि मैंने जो चाहा पा लिया। लेकिन कभी कभी मुझे ये जॉब बोर भी लगती है, क्योंकि यहाँ ना हसीन चेहरे हैं और ना रंगीन आंचल। फॉरेन सर्विस में 1-2 जवान लड़कियां आती हैं, वो भी सिर्फ निचले दर्जे पर, और मैं इनसे ज़्यादा फ्री नहीं हो सकता। मैं कॉलेज लाइफ को बहुत मिस करता हूँ। क्या ज़िंदगी थी कॉलेज की। हर रोज़ एक से बढ़कर एक एक्टिविटी होती थी, एक से एक खूबसूरत चेहरे होते थे। एक एक चीज़ याद आती है मुझे कॉलेज की, मेरे दोस्त, गर्लफ्रेंड्स और यहाँ तक कि कश्यप मुर्तज़ा भी। वो अजीब लड़की थी, शायद मेरी ज़िंदगी में आने वाली लड़कियों में सबसे अजीब। 2 हफ्ते पहले मैं लाहौर गया था और उसामा के साथ बातों के दौरान कश्यप का जिक्र भी आया था। उसामा ने मुझसे पूछा था, ज़रून कश्यप के बारे में कुछ जानते हो तुम? मैं इसके सवाल पर हैरान हुआ था। नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही यार, मैंने सोचा शायद तुम्हें कुछ इल्म होगा। छोड़ो यार, मुझे क्या पता इसका। इस वाक़े के बाद तो इससे मेरी बातचीत भी ख़त्म हो गई थी। वह वैसे कहीं तुम्हें कोई टाइप की चीज़ तो नहीं हो गई इससे? मेरी बात पर इसने क्वेश्चन उठाकर मुझे दे मारा था। तुम्हारी कमीनगी में कोई फ़र्क नहीं आया। चलो, एक बात तो साबित होगी कि जो कमीना है वो कमीना ही रहता है, चाहे वो वज़ीर बन जाए या सफ़ीर। मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, फिर तुम पूछ क्यों रहे हो इसके बारे में? ऐसी ही वो लड़की मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी और आज भी वो मेरे जहन में महफूज है। वो खूबसूरत होती तो मैं समझता कि शायद मैं इसकी खूबसूरती से मुतासिर हूँ, लेकिन वो खूबसूरत नहीं थी। फिर भी इसमें कुछ था जो इसे दूसरी लड़कियों से अलग करता था। वो क्या चीज़ थी ये मैं कभी समझ नहीं पाया। मेरी इन बातों को तुम प्यार और मोहब्बत के मायनों में मत लेना। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर ताल्लुक मोहब्बत का ही हो। वो बड़े अजीब अंदाज में कह रहा था और मैं हैरान था कि जो कुछ मैं कश्यप के बारे में महसूस करता था वही उसामा ने भी महसूस किया था। क्या बाकी लड़के भी इसके बारे में यही सोचते होंगे? कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने इसके साथ कुछ गलत किया था। बहुत दफ़ा मैंने चाहा कि इससे दोबारा माजरत कर लूँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो अब कहाँ होगी। हो सकता है इसकी शादी हो गई हो या वो कहीं जॉब करती हो। क्या वो अब भी वैसी ही होगी जैसी वो कॉलेज में थी, या बदल गई होगी? मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा कभी इससे मिलूँ। अक्सर ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। देखते हैं ये ख्वाहिश कब पूरी होती है। 25 दिसंबर। आज अकेडमी में मेरा पहला दिन था और अजीब किस्म की आज़ादी का एहसास हो रहा है। मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं दुनिया में आज ही आई हूँ। जिल्लत की ज़िंदगी कहाँ होती है? अब ज़िंदगी मेरे लिए कांटों का बसर नहीं रही। मैं जानती हूँ अभी मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, मगर अब इन्हें मैं उठा सकती हूँ। आगे जाने के रास्ते अब मुझे साफ नज़र आने लगे हैं। एक नज़र अपने माजी पर डालूँ तो वो बदसूरत और भयानक नज़र आता है और मैं किसी तौर पर इसे फरामोश नहीं कर सकती। इन 2 सालों में मैंने जितनी मेहनत की है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। स्कूल में पढ़ाने के बाद ट्यूशन करना और फिर सारी रात खुद बैठ कर पढ़ना। मुझे लगता है जैसे मैं एक मशीन हूँ, मगर मुझे ये सब करना ही था। अगर ना करती तो अपनी किताबों और घर के अखराजात कहाँ से पूरे करती? मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई, वरना पता नहीं मैं क्या करती। और आज जब मैं यहाँ हूँ तो यूँ लगता है ज़मीन पर नहीं आसमान पर हूँ और अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं
मैं चाहती हूँ कि मैं डिस्टिंक्शन के साथ एकेडमी से पास आउट हूँ। ये काम मुश्किल सही, पर इतना नामुमकिन नहीं है और मुझे ये भी करना है अब। और मैं कुछ लिखना नहीं चाहती। आज बस मैं सोना चाहती हूँ और खूब सोना चाहती हूँ, क्योंकि कल से मेरे पास फुर्सत के लम्हात फिर से गायब हो रहे हैं। कभी कभी अच्छा लगता है कुछ ना कहना, कुछ ना बोलना, कुछ ना लिखना, बस सोचना, सिर्फ महसूस करना। और आज मैं भी अपनी कैफियत को महसूस करना चाहती हूँ। भला कैसा लगता है अपने एहसासात को महसूस करना? आज मैं देखूँगी कैसा लगता है। आज मैं सब कुछ दोहराऊँगी, माजी को याद करूँगी और हर अच्छी बुरी याद को सामने लाऊँगी। और मैं जानती हूँ ज़िंदगी में पहली बार इनमें से कोई चीज़ मुझे उदास नहीं करेगी, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरा दिल चाहता है कि मैं इस पूरे सफ़े पर खुशी का लफ्ज़ बहुत बड़ा लिख दूँ और फिर इस पर दोनों हाथ रखकर आंखें बंद कर लूँ, फिर खुद से पूछूँ क्या मैं खुश हूँ। 23 नवंबर। सो अब मुझे शादी करना होगी और मुझे ये बात कुछ कदर अजीब लग रही है। मैंने आज तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं। ना किसी औरत ने मुझे इस हद तक मुतासिर किया कि मैं शादी के बारे में सोचने लगता। या शायद ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं किसी औरत के बारे में ऐसा सोचना ही नहीं चाहता। मेरे लिए औरत सिर्फ टाइम पास करने का एक जरिया है और बस। अब एक औरत के साथ मुस्तकिल तौर पर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन मामा के पास तो इस मौजू के अलावा और कोई मौजू होता ही नहीं। मैं जब भी इनके पास बैठता हूँ वो किसी न किसी लड़की का जिक्र शुरू कर देती हैं। मैं मॉरिशियस से सारा की शादी के लिए छुट्टियां लेकर आया हूँ और वो तो मेरी शादी पर भी तैयार नज़र आती हैं। सारा की शादी पर भी वो मुझे लड़कियां ही दिखाती रही और मैं शादी के फंक्शंस को भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाया। हालांकि वहाँ एक से एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैं जानता था कि मामा मुझ पर नज़र रखे हुए हैं और अगर मैंने टाइम पासिंग के लिए किसी भी लड़की पर इल्तफात दिखाया तो वो यही समझेंगी कि वो लड़की मुझे पसंद आ गई है। और ये भी मुमकिन है कि वो शादी के फंक्शन के दौरान ही इस लड़की की फैमिली से बात तय कर लेती। इसलिए मुझे बहुत रिजर्व रहना पड़ा। आज फिर वो यही जिक्र लेकर बैठ गई हैं कि मैं शादी नहीं तो मंगनी ही कर जाऊँ। मेरी टाल मटोल पर उन्होंने कहा था, ज़रूर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? मैं शादी करना चाहता हूँ और करूँगा भी, लेकिन अपनी पसंद की लड़की से, और वो लड़की मुझे अभी तक नज़र नहीं आई। मैंने इन्हें टालने की कोशिश की थी। ज़रूर जो लड़कियां मैं तुम्हें दिखा रही हूँ वो सब अच्छी हैं। तुम इनमें से किसी को पसंद करने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं इन्हें पसंद नहीं कर सकता क्योंकि इनमें वो खूबियाँ नहीं हैं जो मैं चाहता हूँ। वो खूबसूरत हैं, दौलतमंद हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके अलावा और क्या क्वालिटी तुम्हें चाहिए, तुम्हें जो इनमें नहीं है?